तू हंस के बोला लू ये जान दिलवा के दर्द बढ़ गइल। तू हंस के बोला लू ये जान दिलवा के दर्द बढ़ गइल। सो जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। तो फिर आज हाजिर हैं एक अच्छा सा टॉपिक बायोलॉजी का लेकर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में जिक्र करेंगे। आज बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे, बहुत मस्त लगेगा, बहुत मजा लगेगा पढ़ने में। आप सिर्फ क्या है कि बना के रखिएगा, आधा घंटा का मात्र ये लेक्चर जाएगा। हट के मत जाइएगा, क्लास कहीं भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बागी बगीचा रोड सड़क कहीं भी घूर रहे हैं, सिर्फ आप आवाज़ सुनते रहिएगा, मेरा पूरा याद हो जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। आप सिर्फ वीडियो को मत देखिए, मेरा थोपड़ा को मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आवाज़ को सुनिएगा, उतना ही से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो ठीक है, करें फिर आज का क्लास का श्री गणेश। चलिए करें आज का क्लास का श्री गणेश करते हैं। फिर देखिए कितना मजा आता है क्लास में। 4 से 5 मिनट तक के वीडियो जो होगा कुछ आपका बेसिक सी जानकारियों के साथ होगा, जो आप जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उससे मतलब नहीं रखना है। लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही आप 5 मिनट का क्रॉस सेक्शन पार करेंगे, उसके बाद का क्लास बहुत मजा और बहुत आनंद देने वाला है। आप पढ़िएगा, क्या मजा आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर आज का क्लास। चलिए देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब होता है, एक एक बारीकी से समझेंगे, मानव श्वसन तंत्र। मानव मतलब हम लोग जो है, मानव श्वसन, श्वास लेना या छोड़ना, श्वसन तंत्र। तंत्र के मतलब होता है कि श्वसन की क्रियाएं में, श्वसन की क्रियाएं में जो भी ऑर्गन्स भाग लेती है उसे हम तंत्र कहते हैं। तो क्या बताइए, तंत्र में कौन कौन आ गया? नाक आ गया, नाक से ये जो ट्रैकिया है आपका, इधर ये सब फेफड़ा आ गया, ये सब क्या हो गया? ऑर्गन्स सब हो गए हैं, मतलब वो सब सिस्टम मतलब तंत्र हो गए हैं। समझ गए यहां तक तंत्र का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का मतलब समझ गए। चलिए नाम में कुछ नहीं रखा है, अब काम में देखिए। चलिए ऑक्सीकरण के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सीकरण में नाम ही लिखा हुआ है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के जो संपर्क में होता है वो हमारा ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन हमारा ऑक्सीकरण क्यों है, आपको पता चल जाता है ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। अब बताइए, श्वसन से ऊर्जा तथा उष्मा दोनों जनरेट होता है। क्या श्वसन से हमें ऊर्जा जनरेट होता ही है, लेकिन श्वसन से हमें उष्मा भी जनरेट होता है। जैसे ही आपके शरीर के पास हर एक ऑर्गन्स में हमारा ब्लड जाता है, अब ब्लड में ही हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो बताइए, ऑक्सीजन जैसे ही आपके शरीर के हर एक अंगों में जाता है तो उससे हमारा सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स गर्म होते हैं। अगर वही ऑक्सीजन अगर आपका लेना बंद कर दें तो वही क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन का संपर्क आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में नहीं जाएगा तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, मतलब आपकी डेड हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, श्वसन को अपचायी क्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को अपचायी क्रिया इसलिए कहते हैं, अपचायी, अपचायी मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, अपचायी क्रिया में होता है। इसको हम इंग्लिश में कैटाबोलिक कहते हैं, कैटाबोलिक कहते हैं। किसी चीज को तोड़ना कैटाबोलिक कहलाता है। देखिए जब ग्लूकोज के संपर्क में, देखिए जब ग्लूकोज के संपर्क में C6H12O6 दिख रहा है ना, C6H12O6, जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आपके श्वास नली के द्वारा, यहाँ आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा ये इसके पास पहुंचता है, तो ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जनरेट जो करता है, ये CO2 जनरेट करता है, ये H2O जनरेट करता है, और ये आपको ऊर्जा के रूप में आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टोर हो जाता है। तो क्या आपका ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कितने चीजों में तोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में तोड़ दिया, और कुछ ऊर्जा भी बचा लिया। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक क्रियाएं बोलते हैं। किसी चीज को तोड़ना हमारा क्या होता है? कैटाबोलिक होता है। क्या समझ गए इस बात को? चलिए अब हम आते हैं श्वसन अंग के बारे में, मतलब किस किस का श्वसन अंग क्या होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है स्तनधारी। तो स्तनधारी में कौन कौन आएंगे? स्तनधारी में मानव आएंगे, बकरी, गाय, भैंस, मतलब जो भी बच्चों को दूध पिलाती है, जो भी माँ बच्चों को दूध पिलाती है उसे हम कहते हैं स्तनधारी। तो बताइए, स्तनधारी जो हमारा श्वास लेते हैं, क्या आप फेफड़ा से श्वास लेते हैं या नहीं लेते हैं? फेफड़े से श्वास लेते हैं। तो जो भी दूध पिलाते हैं वो क्या चीज से सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कीड़े मकोड़े के बारे में, कीट के बारे में। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं हमारे इसी श्वास नली से ही सांस लेते हैं। बताओ कीड़ा मकोड़ा इतू सा तो होता है यार, इतू से उसका कहाँ फेफड़ा कहाँ से मतलब सेटिस्फाई करेगा, कहाँ पे उसका फेफड़ा रहेगा। हम लोग के तो इतना बड़ा सीना है, तो चलो फेफड़ा यहाँ 1200 ग्राम क्या अटैच है, कहाँ इतनी वो होबे करता है 1200 कितना ग्राम का मतलब फेफड़ा उसमें लगाया जाएगा। उसके पास फेफड़ा नहीं होते हैं, उस श्वास नली से ही अपने श्वास को लेते हैं। चलिए अब आते हैं जलीय जीव। जो जलीय जीव के मतलब जो जल के अंदर जो भी रहते हैं वो हमारे गिल्स मतलब बोले तो गलफड़े से श्वास लेते हैं। यहाँ पे गलफड़ा होता है, मुंह के सामने यहाँ पे गलफड़े होते हैं। आपने बहुत मछलियां खाई होगी, तो क्या आप यहाँ पे गलफड़ा नहीं देखते हैं, ऐसे करके उठाते होंगे तो वो आपको गलफड़ा गिल्स दिखता होगा, और वो उसी से श्वास लेते हैं। हम तो श्वास लेते भी देखे हैं, पकड़ के नदी में डाल के उसको देखे हैं कि किस तरीके से श्वास लेता है, तो बुलबुल्ला छोड़ता है वहीं से। तो कैसे श्वास लेते हैं बता दिए। क्या जलीय जीव जो होते हैं गिल्स या क्लोम या बोलें तो गलफड़ा से श्वास लेते हैं। अब बात करें टेडपोल। टेडपोल के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। टेडपोल एक बेंग मछली होता है जिसकी पुच्छी होती है। जरी को जब बच्चा रहता है तो उसकी पुच्छी होती है, वो तैरते रहेगा। कितने लोग होता है कि उसको मछली समझ के घर में लाके भुंजवा के खा भी जाते हैं। वो बेंग मछली उसको बोलते हैं इधर देहाती भाषा में। तो वो भी जो श्वास लेते हैं, जब वो मेढक के ये एक रूप है टेडपोल जो होता है, जब बच्चा होते हैं मेढक का तो उसे टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल जो होता है वो गिल से, जब तक बच्चे होते हैं तब तक वो फेफड़े से श्वास लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो जब मेढक बन जाते हैं तो वो फिर किस चीज से श्वास लेते हैं, अब उसके बारे में जानिए। देखिए मेढक जो होता है सबसे पहला त्वचा से सांस लेते हैं और फेफड़ा से भी सांस लेते हैं। तो त्वचा से सांस कब लेते हैं, त्वचा से सांस जब लेते हैं जब वो जमीन के अंदर किसी बिलिया में ढुक जाते हैं। मतलब किसी जमीन के अंदर जाना, मतलब क्या डायरेक्ट बोल दें, जमीन के अंदर, क्या बोल दें, जमीन के अंदर। जब मेढक जमीन के अंदर चल जाती है तब वो श्वास जो लेती है क्या चीज से, त्वचा से श्वास लेने लगती है। लेकिन जैसे ही मेढक मतलब जमीन पे रहती है, बाहर निकल के कहीं पे टें करते रहती है, तो उस परिस्थिति में वो जो श्वास लेती है वो फेफड़े से सांस लेती है। तो क्या मेढक के बारे में समझ गए। मेढक का 3 रूप, मेढक 3 तरीके से श्वास लेता है। पहला जो जब बच्चा होता है, जब बच्चा रहता है छोटा सा रहता है तो वो गिल्स फेफड़ा या फिर क्लोम से श्वास लेता है। जब थोड़ा सा जवान होता है तो जवान होने के दौरान ये फेफड़ा से श्वास लेता है। लेकिन कब फेफड़ा से श्वास लेता है, जब वो जमीन पे रहता है। लेकिन जब जमीन के अंदर किसी बिल में ढुक जाता है तब फिर जो श्वास लेता है, तब लेता है हमारा किस चीज से, त्वचा से, मतलब शरीर के किसी भी अंग से वो श्वास लेने लगता है। चलिए अब समझते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में। तो श्वासोच्छ्वास जो होता है, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत, देखिए श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये हमारा क्या होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना हमारा क्या होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। अब जानिए, हो गया यहां तक कोई दिक्कत। तो देखिए श्वसन की क्रियाएं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब हम इस तरीके से किए तब हमारे उस टाइम निश्वसन, मतलब इंग्लिश में इंस्पिरेशन, और जब हम ऐसा करके बाहर छोड़ दिए तो उसको हम बोलते हैं निश्वसन, मतलब एक्सपिरेशन। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन मतलब अंदर किए हवा को, और एक्सपिरेशन मतलब बाहर किए। लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाती है, इसका हिंदी बड़ी टेढ़ है। निश्वसन मतलब श्वास लिए, और यहाँ पर खाली निःश्वसन मतलब श्वास को छोड़ें। तो यही 2 क्रियाओं के बीच जो कुछ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो देखिए जब हम श्वास लेते हैं तो क्या हम फिल्टर एकदम पूरा 100% ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं लेते। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में उपस्थित जितने भी प्रकार की गैसें हैं, सभी प्रकार की गैसें को हम नाक के थ्रू लेते हैं अंदर फेफड़ों में। तो बताइए, तो हम क्या कितना %, देखिए नाइट्रोज लेते हैं, कौन कौन सा गैस ले सकते हैं हम। अब आते हैं निश्वसन। तो निश्वसन मतलब आप कौन कौन सी, क्या, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके बारे में निश्वसन।
क्या आप मतलब इन्वायरमेंट से जब आप श्वास लेते हैं तो एक ही गैस लेते हैं? ऐसा है कोई कि जो ऑक्सीजन ही को सिर्फ लेता है? नहीं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी प्रकार की गैसें हैं सभी को वो लेते हैं। तो देखिए, जब हम लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। क्या हो गया? लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो हमें तो नाइट्रोजन का कोई काम है नहीं, तो झूठों के चलाया, वातावरण में था, मिलल जुलल तो चल आया हमारा पास। तो बताइए, जब 78% वातावरण से हम जब चलिए श्वासोच्छ्वास में निश्वसन के बारे में समझते हैं। निश्वसन के बारे में, जब हम श्वास लेते हैं तो जब हम श्वास लेते हैं तो क्या किसी एक गैस को लेते हैं? क्या आप ऑक्सीजन को ही लेते हैं? क्या आप CO2 को ही लेते हैं? नहीं, इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी प्रकार की गैसें हैं सभी को हम अंदर लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, सभी प्रकार की गैसों की लेते हैं। लेकिन हम 3 गैसों को लिख रहे हैं। हम जब निश्वसन मतलब श्वास को अंदर लेते हैं तो उस टाइम हम नाइट्रोजन को 78%, ऑक्सीजन को 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% को लेते हैं। लेकिन जब निश्वसन जब छोड़ने की बारी आता है तो उस टाइम हम 78 के 78% छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन का बारी आता है तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं मात्र 17%। 4% का एरफेर हो गया। क्या 4% का एरफेर हो गया कि नहीं? तो ये 4% गया कहाँ? वो तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन लेके गया और वो आपको एनर्जी को जनरेट किया। 4% आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन को आप 21% लेते हैं। इन्वायरमेंट में जितना उपस्थित गैस रहेगा आप उतना ही ना लीजिएगा। चलिए, अब श्वासोच्छ्वास के निश्वसन के बारे में समझते हैं। निश्वसन मतलब जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो क्या आप एक गैस को लेते हैं? इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी प्रकार की गैसें हैं, आपका ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई भी गैसें हैं सबको हम लेते हैं। तो क्या हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 78% हमारे इन्वायरमेंट में है, 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो बताइए, जितना आपका इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन रहेगा उतना ही ना आप श्वास के अंदर भी लीजिएगा। तो देखिए, हम 78% लेते हैं निश्वसन मतलब श्वसन के क्रिया में हम 78 जैसे ऐसे टाने तो 78% हम नाइट्रोजन के लेते हैं, ऑक्सीजन 21% उसमें रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। मतलब श्वसन की क्रिया में जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो हमारा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% हमारा क्या होता है? हमारा CO2 होता है। लेकिन जब वही छोड़ने की बात आया तो छोड़ने की क्रिया में 78%, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारा शरीर में कहीं कोई जगह काम नहीं है, तो 78% जितना लिए और 78% छोड़ दिए। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन को हम 21% ऑक्सीजन को लिए और छोड़ते हैं मात्र 17%। 4% ये गया कहाँ? आपका दिमाग में आया होगा कि 4% ही गया कहाँ? तो 4% जब आपके फेफड़े के अंदर इन किया तो वहां से हीमोग्लोबिन उठा के ले गया। हीमोग्लोबिन क्या किया? सारे कोशिकाओं को बांटा, तो वहां पे ये क्या हुआ? ऑक्सीजन एनर्जी के रूप में जनरेट कर गया। तो वहां पे 4% आपका क्या हो गया? लॉस हो गया ऑक्सीजन। 4% ऑक्सीजन लॉस हो गया तो बचा कितना? 17%। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% था, लेकिन ये ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी बनाता है। तो इसलिए आपका कितना बढ़ गया? 0.03 से ये 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बढ़ जाता है। समझे यहां तक बातों को? चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं अच्छी से। चलो मेरे प्यारे भाई बहन, अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। जब आप इन्वायरमेंट से आप हवा को लेते हैं तो हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट से हम शुद्ध हवा को नहीं लेते हैं। बहुत सी गैसें होती है, बहुत से धूल कण होते हैं। तो जब हम हवा को लेते हैं और हमारे फेफड़े तक पहुंचने में
कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं, उस सब को बारीकी से समझेंगे। आप बढ़िया से ध्यान पूर्वक समझिए, एक एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जिंदगी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसलिए आप देखें, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपके लिए जरूरी है क्या क्या कैसे कैसे हवा वायु अंदर प्रवेश करता है। चलिए अब हम हवा को फेफड़े तक ले जा रहे हैं, बढ़िया से अब सुनते जाइएगा। सिर्फ जब हम आप इन्वायरमेंट से जब हवा को जब शरीर के अंदर डालते हैं तो सबसे पहला ऑर्गन्स मेरा भाग लेता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, नाक का ये जो छेद है, दो छेद है, इसे ही बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट से लिए हुए कुछ धूल कण को, बड़े बड़े धूल कण को फंसा लेते हैं। फंसा लेते हैं, अब फंसैला के बाद तो आपको पता है रख ही लेते हैं। फंसैला के बाद ये नाक का बाल रख लिए। अब नाक का बाल रखने के बाद आपके यहाँ पहुँचता है जिसे हम नासा कपाट बोलते हैं। नासा कपाट में कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे आप म्यूकस कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ, नासा कपाट में जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। अब वो म्यूकस क्या करता है, जो बड़े बड़े छोटे छोटे धूल कण को जो आपका नाक के बाल नहीं चिपका सका वो आपका म्यूकस चिपका लेता है। म्यूकस चिपकाने के बाद यहाँ से आपका हवा फिल्टर हो गया। किस चीज का? आपका धूलकण जो भी आ रहे थे वहां से क्या हुआ, नासा छिद्र, ये नासा कपाट तक आते हुए सारे धूलकण खत्म हो गए। अब यहां से आता है, अब अंदर प्रवेश करता है। अब उसके बाद आता है हवा हमारा फायरिंग्स में। ये नीचे जो जा रहा है आपका नीचे जो छेद दिख रहा है इसे ही हम फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स जिसे हम हलक भी कहते हैं। पहले बचपन में लोग अगर गोली खेलते थे या फिर कंचा खेलते थे या आपका पैसा वैसा सिक्का उक्का रखता था मुंह में रखता था तो इसमें फंस जाता था, जिसको हम ढोड़वा कहते थे। तब वहीं जाके फंसता था, किसमें? फायरिंग्स में ही फंसता था मेरा। तो हम बोलते थे रे हलक खोल ढोड़वा चाहिए, तो ऐसे करके आप निकालते थे। तो उसी का ये सब थोड़ा एडवांस नाम है, फायरिंग्स नाम है, जिसे आप ग्रसनी कहते थे जहाँ के फंसता था। समझ गए बात को? फायरिंग्स, जहां फायरिंग्स ही एक ऐसी जगह है जहां से आपके वायु भी प्रवेश करती है और जहां से आपके भोजन भी प्रवेश करती है। फायरिंग्स से प्रवेश करते हुए हवा आपके यहाँ पे लायरिंग्स के पास पहुंचती है। किसके पास? लायरिंग्स के पास पहुंचती है। देखिए ये हमारा लायरिंग्स होता है। लायरिंग्स को हम स्वर तंत्र कहते हैं। लायरिंग्स को हम स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र क्यों कहते हैं? इसी से आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या लायरिंग्स को स्वर तंत्र किसे कहते हैं। ये आपके स्वर तंत्र को बंद कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लायरिंग्स कहते हैं। अब बताओ ये लायरिंग्स क्या हुआ? फायरिंग्स से होते हुए हमारा हवा कहां पहुंच गया? लायरिंग्स के पास पहुंचा, जिसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं। अब लायरिंग्स के पास जब हवा प्रवेश किया तो यहां से अब शुरू होता है ट्रैकिया हमारा। ये हमारा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया में जब हमारा हवा प्रवेश करता है, ट्रैकिया हमारा सिंगल नली जैसा होता है, जिसको आप हाथे से बढ़िया से मुलायम से छुइएगा कुछ करता होगा। तो यही हमारा है सी कार्टिलेज। अब सवाल उठती है आखिर ये पाइप नली जैसा ट्रैकिया में ये सी आकार का कार्टिलेज क्यों बना होता है? सी आकार का कार्टिलेज इसलिए बना होता है ताकि जो ये आपका ट्रैकिया है ये आपका पाइप जो है सिकुड़े नहीं। जैसे कि ये ट्रैकिया सिकुड़े नहीं, जैसे कि आप कुछ क्षण के लिए हवा नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर ये सी कार्टिलेज नहीं रहेगा तो ट्रैकिया क्या होगा, इसे सट जाएगा। और जैसे ही सटकेगा तो आप करेंगे, मतलब ये चिपका देगा आपका। जैसे ही आपका ये चिपक जाएगा, सी कार्टिलेज नहीं रहेगा तो आप क्या करेगा, ये पाइप चिपक जाएगा तो आपका हवा ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हवा इन ही नहीं करने देगा। इसलिए ये सी कार्टिलेज का बना होता है। समझ गए होंगे आप? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लें, दो पाइप को डिफरेंस बताते हैं। पहला पाइप आप जब घर धोते हैं इस तरीके से तो उस पाइप में आप देखिएगा उसमें किसी तरीके से सी कार्टिलेज का कुछ बना नहीं रहता है। हम समझने सिर्फ बता रहे हैं, इससे आप किसी चीज को सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आप आपकी घरेलू चीज के लिए इसको तो आप फाड़ के चीर के देखिएगा नहीं, आप डॉक्टर तो होंगे नहीं कोई। तो अब तो हम जो घरेलू चीज के बारे में बताएंगे उसके बारे में तो जानते होंगे आप। अब बताइए, अब जो आपका पाइप हुआ
पाइप क्या किया, आप घरेलू पाइप में देखते होंगे कि घरेलू जो पाइप होता है उसमें क्या होता है, सी कार्टिलेज बना नहीं होता है। इसीलिए जब आप पानी का जब तक स्त्राव करते रहते हैं, पानी का स्राव होते रहता है, तब तक वो फूला रहता है। और जैसे ही आप नल को बंद कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ ऐसा से जाता है कि उसके अंदर से आप हवा भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक पाइप को और उठाइए, कंप्रेसर का पाइप, कंप्रेसर जो बोरिंग होता है, तो जो बोरिंगवा में से करके डालता है ना, ये वाला तो डालता है तो नहीं इसका पानी फेंकता है नीचे से, तो उस पाइप में आप थोड़ा गौर से देखिएगा, उसमें कुछ बूंदे बूंदे टाइप के इसी तरीके से कार्टिलेज जैसा बना होता है। वो पाइप को क्या करता है, सिकुड़ने नहीं देता है। अगर बंद भी हो जाएगा ना तो वो पाइप को आप देखिएगा टाइट के टाइटे रहेगा, मुंह खोलने के खोलने रहेगा, उसको कोई प्रभाव नहीं है कि तू हवा डाल चाहे नहीं डाल। तो वही चीज सी कार्टिलेज आपका ये ट्रैकिया का काम करता है। समझे यहां तक बात को आप? अब बताइए, ये ट्रैकिया के पास सिंगल नली होते हुए आपका ट्रैकिया से पहुंच गया हवा। अब ट्रैकिया तक आने के बाद बोलता है अब कने जियो, हवा बोलता है अब कने जियो। तो ट्रैकिया बोलता है कि देखो हमारे आगे दो नली है, ये ट्रैकिया के नली यहाँ आके दो ऐसे करके नली होता है। यहाँ से देखिएगा, आपको दिखेगा यहाँ से दो नली होता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिगर के जरिए समझिए, ये हमारा ट्रैकिया, एक आपका लेफ्ट साइड ढुक गया, एक आपका राइट साइड ढुक गया। इसे हम क्या कह दिए, इसको हम बोल दिए ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोल दिए, देखिए ब्रोंकाई, इसको बोल दिए ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से होते हुए प्रवेश हमारा हवा अब अंदर कर गया, तो अंदर में भी छोटे छोटे टुकड़ों में हवा क्या किया, बट गया। तो ये छोटे छोटे टुकड़े में जो बटा, इसको हम बोल दिए क्या, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। तो समझिएगा, हवा लिए, सबसे पहले हवा लिए नासा छिद्र, बोलिएगा नासा का पार्ट, फायरेंक्स, लायरेंक्स, उसके बाद हमारा गया ट्रैकिया, उसके बाद क्या आ गया, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकोइलाइस, ब्रोंकियोलेस, वहां तक चला गया मेरा हवा। अब ये ब्रोंकियोलेस के बाद आप देखेंगे ब्रोंकियोलेस के सभी आगे में ये छोटी छोटी गोल तरीके से आकृति होती है। इसको हम बोलते हैं वायु कोष्टक, वायु कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इसे वायु कोष्टक इसलिए कहते हैं कि जिसमें जिस कोठी में आप धान को रखते हैं उसे धन कोठी कहते हैं, जिस कोठी में आप गेहूं को रखते हैं उसे गेहूं कोठी कहते हैं। उसी तरीके से इसमें हम वायु को, इस कोठी में वायु को रखते हैं तो एडवांस नाम थोड़ा सा इसको वायु कोष्टक कहते हैं, वायु कोष्टक कहते हैं। हिंदी में लिखे होंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वायु कोष्टक कहते हैं, दिख गया। अब ये वायु दिख रहा है ना नीचे, हाँ, वायु कोष्टक के पास जैसे ही पहुंचता है हमारा हवा, तो इस वायु कोष्टक के ऊपर, इस वायु कोष्टक के ऊपर हमारा क्या होता है कि ब्लड आया हुआ रहता है। हमारा क्या रहता है, ब्लड आया हुआ रहता है। इस वायु कोष्टक के ऊपर हमारा ब्लड आया हुआ रहता है। और जैसे ही वायु कोष्टक, यहां से तो हवा आपका ऑक्सीजन अब शुद्ध हो गया, क्योंकि CO2 को ये फेंक देता है यहाँ लाने के बाद। अब ऑक्सीजन यहाँ तक ले चल आया, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड हमारा है। एल्वियोली के पास चारों तरफ से क्या घेर ले है, ब्लड है। और ब्लड में हमारा क्या है, ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन इधर पर टुकुर टुकुर टाकते रहता है कि कखने क्या है, एल्वियोली आने ऑक्सीजनमा को लावे और उसको हम कैप्चर कर लें। जैसे यहाँ पर से उतरता है आपका, तो एक तरह से समझिए ये एल्वियोली ट्रक का काम करता है। तुरंत इसको कंधवा पर ऐसे करके लोड करता है, कंधवा पर तुरंत इसको लोड करता है, किसको, ऑक्सीजन को। एल्वियोली से पास जैसे ही ऑक्सीजन आता है, ट्रक की भांति तुरंत ये एल्वियोली क्या करेगा, लोड करेगा और जाके तुरंत एकदम किसको दे देगा, सेल को दे देगा। ब्लड किसको दे देगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या आगे चल के किसको दे देगा, ये आपको सेल को दे देगा, सेल को दे देगा। ले ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले, ले सबके ऑक्सीजन ले, पूरे सेल के पास, सारे ऑर्गन्स के पास जाके ब्लड में क्या होगा, ये आपके सेल को दे देगा, ये ले ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सबको ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन देने के बाद कुछ उसके आगे सेल किसको दे देता है, सेल फिर आगे दे देगा आपको, एक जगह जमा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को फिर आगे चल के दे देता है, किसको, माइट्रोकॉन्ड्रिया को आगे चल के दे देता है। समझ गए।
हमारा कहाँ गया, ब्लड में हीमोग्लोबिन था, वायु कोष्ठक में जैसे ही पहुंचा वहां से उसको कौन उठा लिया, उसको उठा लिया एल्वियोली। एल्वियोली ले जाके सेल को दे दिया और सेल फिर क्या किया, क्योंकि हम कोशिकाओं का पावर हाउस हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उसको क्या किए, जाके दे दिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र के दौरान आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के दौरान आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। किस चीज का, ग्लूकोज का। तो जो ये आने आपका जो था इसके पहले सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ये जो ग्लूकोज का निर्माण है, तो इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन भेज दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, कौन, सेल दे दिया। तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जो हमारा बना देता है, देखिए क्या बना देता है, क्या क्या जनरेट करता है, ये CO2 को जनरेट कर देता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर दिया, उसके बाद जनरेट करता है हमारा जल को, जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ एनर्जी को जनरेट कर देता है, ATP एनर्जी को जनरेट कर देता है। बातों को समझें, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये फेफड़ा से जैसे ही वातावरण से आया था यहां से फेंक दिया, लेकिन अब शुद्ध आपका यहां से जो उठाया, आपका एल्वियोली हवा को, शुद्ध ऑक्सीजन को उठाया। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो क्या क्रेब्स चक्र चल रहा है, क्रेब्स चक्र के दौरान आपका किस चीज का निर्माण हो गया, CO2 का निर्माण हो गया। तो फिर इस CO2 को वहां से आपका हीमोग्लोबिन जाता नहीं है, सेल जाता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बैठा रहता है। ऐसे करके आपका बैठा रहेगा ओजी परी कि अब कब CO2 देगा बना के, कब CO2 बना दे के देगा। और जैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को बना देता है, फिर यहां से सेल को उठाया सेल को, फिर लाके हीमोग्लोबिन को दे दिया। हीमोग्लोबिन किसको दे दिया, हीमोग्लोबिन फिर लाके वहां से हीमोग्लोबिन सारे ले को आया किसको, CO2 को, और CO2 लाके फिर यहाँ पे एल्वियोली में ऐसे करके ढकेल दिया। आई एल्वियोली में जैसे करके ढकेला, आई डायरेक्ट खलास द्वारा फिर क्या किया, बाहर आपका सांस के द्वारा फेंक दिए बाहर। समझ गए बातों को, अब बढ़िया फिर से समझिएगा। हवा को जिस नली से लिए, ट्रैकिया से लिए, ट्रैकिया के बाद दो भागों में बट गया जिसे हम ब्रोंकाई बोले, ब्रोंकाई के बाद छोटे छोटे में पार्ट में बटा जिसको हम ब्रोंकियोलेस बोले। अब ब्रोंकियोलेस के आगे छोटे छोटे एल्वियोली है, एल्वियोली के पास हमारे ब्लड होते हैं और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वहां से आपके ऑक्सीजन को लेकर सारे सेल्स को बांट देते हैं, ये ले ऑक्सीजन ले, ये भी तू ले, ये भी तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सारे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और उसी टाइम जो क्रेब्स चक्कर चला है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, सेल CO2 को वहां से उठा लिया। अब उस सेल क्या किया, आपका ये वाला एल्वियोली हीमोग्लोबिन वहां से CO2 के सारा लेकर आया और फिर इसी में लाके ठेल दिया, किसमें, एल्वियोली में। और फिर एल्वियोली ऐसे करके फेफड़े के जरिए सांस आप फेंक दिए। अब समझते हैं एल्वियोली के बारे में, आप सारा चीज समझ गए। एल्वियोली मुख्य रूप से क्या होता है। अब आते हैं, सांस लेने की बात हो गई, अब सांस छोड़ने की बात करते हैं। जब सांस छोड़ने की बात आती है तो सांस छोड़ने में सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई मदद करता है तो वो हमारा डायफ्राम करता है, डायफ्राम करता है। अगर सांस छोड़ने की बात आती है तो 70% आपका जो सांस फेंकने में मदद करता है वो हमारा डायफ्राम करता है और 30% मदद ही हमारा फेफड़ा करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जरा हमें बताइएगा कि डायफ्राम जो होता है कहां होता है, सवाल उठता है ये डायफ्राम जो होता है कहां होता है। तो डायफ्राम फेफड़े के जस्ट नीचे और नाभिक के जस्ट ऊपर होते हैं। देखिएगा क्या फेफड़े यहां पे है ना, फेफड़े जस्ट नीचे डायफ्राम होते हैं। जब आप श्वास लिए तो आपका फेफड़ा बड़ा हुआ, फेफड़ा बड़ा होने के दौरान ये आपका डायफ्राम शॉकर की भांति काम करता है, शॉकर की भांति काम करता है। ये डायफ्राम बैठा और डायफ्राम बैठ गया तो ऑक्सीजन के पास इतना फेफड़ा के पास इतना क्षमता नहीं है कि सांस जो लिए हैं उसको हम ही फेंक दें। उसके बाद सांस लेके डायफ्राम के टुकुर टुकुर ऐसे करके देखता है, अरे यार नीचे से ढकेल लें, तो ये हड़ा हचक दोबारा ऐसे करके ऊपर मारता है तो आपका श्वास ऐसे करके फेंकते हैं। कभी कभी हो सके ये डायफ्राम घुसिया जाए, ले आप श्वास लिए डायफ्राम घुसिया जाए ऐसे करके, जो अब हम काम ही नहीं करबो, अब हम नहीं काम करेंगे।
तो ये देख रहा है आपको, अरे ठेलना यार, ठेलना यार, ये बोल रहा है ना हम गुस्सियाए रहे, हम आज काम नहीं करेंगे, हम आज काम नहीं करेंगे, ठेलबे नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि फेफड़े पास इतनी क्षमता नहीं है जो कि आपके शुद्ध हवा को आपकी हवा को बाहर फेंक सके। हमारा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बाहर सांस को छोड़ने में कौन करता है? तो हमारा डायफ्राम करता है। हो गया, यहां तक बातों को समझ गए होंगे। अब क्या बात अब आती है, डायफ्राम से एक बात आती है कि जब, अब तो डायफ्राम आपको पता है कि नाभि के जस्ट ऊपर होता है, तो बात आती है जब प्रेग्नेंट महिलाओं में जब तो उसका पेट जब बड़ा हो जाता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का कुछ दिनों के बाद तो पेट बड़े होंगे, तो बड़े जब पेट होंगे तो जाहिर सी बात है ये डायफ्राम को आपका पेट ही ठेल देगा। ये क्या करेगा? पेट, जैसे ही पेट आपका ये वाला बड़ा होगा ऐसे करके, ये वाला आपका पेट बड़ा होगा इस तरीके से, ये वाला पेट जैसे ही बड़ा होगा तो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम को पहले ही ठेल देगा। तो अब बात आती है डायफ्राम फिर काम नहीं करेगा तो आपकी तो मौत हो सकती है। तो नहीं, उस समय आपका जो काम करेगा, आपका इसके फेफड़े के बगल में पसलियां होती है, फेफड़े के बगल में पसलियां होती है, जो कि औरतों की पसलियां पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होती है। ये ना काम करके हमारे रिब्स काम कर रहे हैं, उसको रिब्स बोलते हैं, इस तरीके से ना पंजड़ी जैसा ऐसा करके लगता है ये वाला, तो वो वाला रिब्स फैलता है और सिकुड़ता है, क्योंकि डायफ्राम को इसमें जब पल रहा है तो बढ़ के क्या किया, डायफ्राम को ठेल दिया। तो डायफ्राम तो नीचे आएगा नहीं क्योंकि बच्चा इसको ठेल ले है, तो ये साइड से ये जो हमारे रिब्स की जो हड्डी होती है, ये रिब्स की हड्डी फैलती है। क्या समझ रहे हैं बातों को? यहां तक बातों को समझ गए? कहीं कहीं आप देखे होंगे एक्सीडेंट कहीं अगेरा बगेरा हुआ और कहीं भी चोट, कहीं भी किसी बॉडी में किसी प्रकार का चोट नहीं है, उसकी मौत हो गई, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में यही होता है कि ये डायफ्राम होता है, आपका डायफ्राम ही किसी तरीके से चोट लगा होगा और डायफ्राम ही आपका डैमेज कर गया। ये डायफ्राम आपका संयोजी ऊतक का बना होता है। किस चीज का? संयोजी ऊतक का बना होता है डायफ्राम हमारा। अब बताइए, अब यही जब आपका डैमेज कर गया, तो जब ये वाला आपका डैमेज कर जाएगा, संयोजी ऊतक से जो बना है आपका डायफ्राम जब डैमेज कर जाएगा तो आपकी मौत हो जाएगी। अब बाहर से पता नहीं चलेगा, ये मांस जैसा होता है। चलिए, डायफ्राम के बारे में आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से आते हैं, अब आपका बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, श्वास लिए ट्रैकिया के द्वारा आया, उसके बाद ब्रोंकाई के द्वारा दोनों साइड आगे गया, ब्रोंकाई से इधर फिर आया तो ब्रोंकाइलेस के में भट गया, सारे हवा जो हमारा स्टोर हो गए हैं एल्वियोली में हो गए हैं, और एल्वियोली के पास ही ब्लड आया रहता है, और ब्लड में ही हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड भी हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाकर सारे सेल को बांट देते हैं, सारे सेल को बांट दिए, और सेल क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर दे देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र कैसे चला उसके बारे में बता दिए। अब बताइए, वहां पर श्वसन कई जगह हो गया पता चला? एक श्वसन तो आपका फेफड़ा में हुआ, एक श्वसन आपका फेफड़ा में हुआ, जो सारे हवा को लाए, ऑक्सीजन को रख लिए और CO2 के बाकी सारे गैसों को फेंक दिए। और एक श्वसन आपका कोशिकाओं में हुआ। देखिए कहाँ हुआ? आप ये हीमोग्लोबिन तो शुद्ध ऑक्सीजन को ले गया था, हीमोग्लोबिन तो शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाके सेल को दिया, लेकिन सेल क्या किया? वहां पे आपका शुद्ध ऑक्सीजन को लाकर नहीं दिया, वो क्या दिया आपको? जो क्रेब्स चक्र में जो आपका चलकर CO2 का निर्माण हुआ था, वो CO2 लाके किसको दे दिया? हीमोग्लोबिन को दे देता है, और फिर यही CO2 हीमोग्लोबिन क्या करता है? लाके इसको ठेल देता है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जब खत्म हो जाए, यहाँ पे देख लिया सारा काम हो गया, तो फिर हीमोग्लोबिन चुप चुप टुकुर टुकुर जब बैठ के देखते रहता है टुकुर टुकुर कि कब सांस लेगा, जब ऑक्सीजन आएगा तो लेके भागेंगे। तो जैसे ही सांस लिया तो फिर फटाक से क्या किया? ये ऑक्सीजन को लिया और जाके सेल को बांट दिया, ले ले सारे सेल को बांट दिया, और फिर सेल से क्या किया? लाओ CO2 लाओ, CO2 लाओ, CO2 लाओ, CO2 लेके अल्लाह के फिर क्या करता है? एल्वियोली में डाल देता है। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं। एक जो आपका श्वसन हुआ, श्वसन आपका कोशिकाओं में हुआ, जो ऑक्सीजन CO2 लिया, आपका कहां पे लिया? किससे लिया? कोशिकाओं से लिया, सेल से लिया ना, O2 ले जाके दिया, और सेल क्या किया? CO2 को दिया। एक ऑक्सीजन आपका कोशिकाओं में हो गया, एक ऑक्सीजन तो आपका एक श्वसन तो आपका फेफड़ा में हो ही गया। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
चलिए अब हम समझेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है। बढ़िया से समझेंगे, गौर से देखिएगा। बहुत बार आप हचाक हचाक किए होंगे लेकिन आप समझे नहीं होंगे कि हिचकी आता क्यों है। देखिए कैसे आता है, बिल्कुल बढ़िया से समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो जब खाते हैं तो जैसे ही खाना खाएं तो आपका खाना फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स को ही एक ऐसी जगह होती है जिसमें आपका हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है, और उस फायरिंग से ही हमारा दो नली बटती है। एक नली को हम बोलते हैं श्वास नली, एक नली को बोलते हैं आहार नली। जिसके अंदर भोजन जाता है उसे आहार नली, जिसके अंदर हवा जाती है उसे बोलते हैं श्वास नली। और यही श्वास नली आपके फेफड़े से अटैच होते हैं, यही श्वास नली आपके फेफड़े से अटैच होते हैं। इतना दूरिया पर नहीं रहता है, इसके जस्ट नीचे होता है। ऐसे करके कर दिए हैं तो जोड़ दिए हैं। देखिए तो इस श्वास नली से जुड़ा रहता है हमारा फेफड़ा। अब बात आती है यहाँ पे, अब हमने खाना खा लिया, फायरिंग्स के पास खाना पहुंच गया, तो वहां पे तो दोनों नली होती है, श्वास नली भी आहार नली भी। वहां तो दोनों नली होती है, तो कौन सा नली में, इसको तो एपिग्लोटिस को कुछ पता है ही नहीं कि क्या है, खाना खा रहा है कि हवा खा रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि आप खाना खाए तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि हवा के तरफ मुड़ जाता है, हवा वाली नली के तरफ मुड़ जाता है। इससे होता क्या है, आप जो खाना खाएं टोटल के टोटल आहार नली के द्वारा चल गया आपका। और जब आप श्वास लेते हैं तो ये वाला आपका एपिग्लोटोसिस जो होती है, ये वाला क्या होता है, इधर मुड़ जाती है। इधर मुड़ने पर यह आहार नली आपका बंद हो जाता है और सारा का सारा हवा आपका किधर चल जाता है, फेफड़ा में चल जाता है। ये एपिग्लोटिस एक क्या होता है कि यहीं पे एक थोड़ा सा मांस जैसा, मसेला जैसा लटका रहता है, और यही वाला इधर लटक जाएगा, कभी कभी इधर लटक जाएगा। लेकिन बात आती है कि एपिग्लोटोसिस को ही बताता है कौन है कि खाना खा रहा है तो तुम हवा के तरफ मुड़ के आहार नली का रास्ता खोल दो। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इस एपिग्लोटोसिस को जो कंट्रोल हमारा करता है, ये इसको कंट्रोल हमारा करता है ब्रेन। इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन ही कहता है कि खाना खाया है, ये आदमी जो है खाना खाया है, तुम जो है आप हवा नली के तरफ मुड़ जाओ, जिससे कि ये जो व्यक्ति खाना खाए हैं आहार नली के द्वारा भोजन में, मतलब आहार नली के द्वारा खाना चला जाए। जब श्वास लेता है तो हमारा ब्रेन ही बताता है किसको, एपिग्लोटिस को, कि ये जो हवा लिया है, तुम्हारा ये जो शटर है, ये थोथना जो ऐसे कैले है, ये थोथुन को तुम आहार नली के तरफ कर दो। जिससे होगा क्या कि हवा जो है हमारा किधर चला आएगा, फेफड़ा में चला आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रेन होता है, कभी कभी ये जो हमारा ब्रेन होता है किसी की यादों में खो जाता है। सोच रहे हैं कि कल गए थे मिले ले, अरे वो नहीं की, मतलब ये ब्रेन आपका खो रहा है। खाते खाते आपका ब्रेन किसी और चीज़ को सोच रहा है। तो ये जो आपने खाना खाया तो आपका ये जो एपिग्लोटोसिस है पूछ रहा है ब्रेन से, अरे बकलोलवा बताओ तू खाना खाया है कि तुम हवा लिया है, तुम हमें बताओ हम अपना शटर को किस तरफ करें। तो ये तो ब्रेन तो किसी की यादों में खोया हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है कि किधर, मतलब किधर मुड़ना है। तो ये गुस्सिया जाता है, और गुस्सिया के ये क्या किया, आपका आहार, आपने खाना खाया और ये आहार नली के तरफ मुड़ गया। और जैसे ही आहार नली के तरफ मुड़ जाएगा आपका खाना किधर चल जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। तो फेफड़ा नीचे से देखता है, अरे सर अरे अरे ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मेरे एरिया में तुम खाना कैसा मारता है, हचाक दबर मारता है नीचे से डायफ्रामो मारता है हचाक दबर। और ये 30% जो इसको क्षमता है फेफड़ा का, इहो मारता है हचाक दबर। और जैसे ही हचाक दबर मारता है आप करते हैं अच्छी अच्छी, तुरंत आप करते हैं। तो फिर देखता है नीचे से फेफड़ा देखते रहता है कि और खाना है क्या, और खाना है क्या। तो और खाना रहेगा तो फिर मारेगा फेफड़ा को हचाक देगा और फिर खाना को बाहर फेंक देगा। और बाहर को फेंक के इस शटर को फिर ब्रेन आपका काम करेगा कि अरे साला क्या सोच रहे हैं, तब आपका दिमाग काम करेगा। तो एपिग्लोटिस को बोलिएगा, तो ये एपिग्लोटोसिस आपका क्या करेगा, हवा की तरफ मुड़ जाएगा। आप पानी पी के आप क्या करते हैं, हवा के रास्ता को बंद कर देते हैं। आपकी सारी भोजन किधर चल जाती है, आहार नली में चली जाती है। समझ में आ गया कि आपको हिचकी क्यों आती है। तो अब जरा बताइएगा, आपको कोई याद करता है इसके वजह से हिचकी आता है, कि आप किसी को याद करते हैं इसके वजह से हिचकी आता है? बताइएगा, आप खुद बताइएगा
किसके वजह से हिचकियाता है? आप किसी को याद करते हैं उसके वजह से, या वो आपको याद करते हैं उसके वजह से? समझ गए होंगे बात। अब चलिए, हाँ एक चीज छूट गया था इसमें, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, एक चीज हम छोड़ दिए थे, थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें भूल गए थे। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन से ज्यादा इसको प्रिय है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्रेम करता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो देखिए आपने हवा के जरिए सारे गैसों को लिए जिसमें ऑक्सीजन भी था और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ आई होगी थोड़ा बहुत, तो आती नहीं है, धुआं के संपर्क में जाइएगा तभी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। तो देखिए हमने तो क्या कहा कि यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार किससे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कहा गया है प्यार के नैया में छेद उसी दिन हो जाते हैं जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपनी प्रिय सहेली से मिला देती है। वही होता है, ये ऑक्सीजन साथ में CO को ले चलाता है, हीमोग्लोबिनमा क्या करता है? ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर सारे तरफ फैल जाता है, सारे तरफ सेल को ले जाके दे देगा, इलो इलो इलो, जिससे आपका क्या होगा? ये सब जो आपका एल्वोली है ये सब सारे को बैठा देते हैं, सेल वोल को सारे को बैठा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ज़्यादातर कोयले से मतलब धुएं से उत्पन्न होते हैं। समझ गए होंगे कि ये जो पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के सबसे प्रिय कौन होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। क्या समझ गए? एक बात और है आपका, उस बात को देखिएगा। आपका जो कोरोना वायरस होता है, अगर किसी भी तरीके से बाहर से वायरस आता है तो सबसे पहला जानते हैं वो वायरस आके यहीं पे जमा हो जाता है। किस में जमा हो जाता है? एल्वियोली में। हो सकता है सवाल क्वेश्चन बन जाए कि कोरोना वायरस कहाँ जमा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एल्वियोली में ही आके जमा होता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आप करते हैं। समझ रहे हैं बातों को? चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि जब मनुष्य 1 मिनट में, साधारण मनुष्य 1 मिनट में जो श्वास लेता है वो 15 से 17 बार तक लेता है। 15 से 17 बार तक। जब जागा रहता है तो 15 से 17 बार तक श्वास लेता है, लेकिन जब निद्रा अवस्था में रहता है तो वो 12 से 13 बार औसतन लेता है। एवरेज बता रहे हैं, एवरेज लेता है। तो चलिए अब यहाँ तक तो समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज का क्लास का यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।